अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है वो हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टीपल टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एरेज हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट भी आ जाते हैं, उसके बाद क्यू और स्टैक। ये सारे के सारे हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। हमने पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो कि एरे डिस्कस किया था, ठीक है, हमने पॉइंटर्स भी देखे थे। हमने अरेज को भी जो है वो डिस्कस किया था। अरेज में हम लोग रो कॉलम मेजर और रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अरे में हमने अगर डिलीशन परफॉर्म करनी, इंसर्शन परफॉर्म करनी है तो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर हमने डाटा अरे से एक्सेस करना है तो हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम अपने लैब के लेक्चर में देखेंगे कि अरे के लिए डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर हमने क्लासेस यूज़ करनी है तो फिर हम क्लासेस के थ्रू डाटा कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आज के लैब लेक्चर में हम लोग ये 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, C++ provides a data structure, the array, which stores a fixed size sequential collection of elements of the same type. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type, ठीक है। C++ जो है वो हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसको हम array कहते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके पास फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप स्टोर करता है। बेसिकली रे डाटा स्ट्रक्चर हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो रे है वो हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये फिक्स साइज डाटा स्ट्रक्चर है। जब आपने एक बार रे का साइज फिक्स कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें जितनी भी आपके पास जो वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है, रे के अंदर, वो आपके पास कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे होती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने अगर 0 लोकेशन पे एक वैल्यू डाली और फिर आप थर्ड पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते। आपकी रे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो आपके पास कंजेक्टिव लोकेशन पे होती हैं। और रे के अंदर आपने एक इंटीजर टाइप की अगर रे बनाई तो उसमें सारा का सारा डाटा इंटीजर टाइप का होगा। ये नहीं हो सकता कि आप फ्लोट भी स्टोर कर लें और कैरेक्टर भी स्टोर कर लें, स्ट्रिंग स्टोर कर लें, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रे जो है हमारे पास फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन है एलिमेंट्स की, जिसमें सेम टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होता है। एन अरे इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डाटा, बट इट इज़ ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन अरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। मतलब ये कि वेरिएबल्स सेम टाइप के ये स्टोर करती है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज नंबर 0, नंबर 1, नंबर 99, यू डिक्लेयर वन अरे वेरिएबल सच एज नंबर्स एंड यूज नंबर 0, 1, number 1 and number 99 to represent individual variable. A specific element is an array is accessed by an index. अब क्या है कि अगर हम देखिए एक हेक्टिक रूटीन है ना, अरे का बेनिफिट क्या है हमें यूज़ करने का, कि अगर आपके पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपने अमाउंट में बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है वो आपने स्टोर करने हैं, तो आपके पास क्या है कि आप एक अरे डिक्लेयर कर लें, ठीक है, उसका साइज़ दे दें। उसमें फिर आपकी लोकेशन, हमें पता है अरे में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 से लेके अगर 100 डाटा आपने स्टोर करना है तो 0 से लेके 99 इंडेक्सेस पे आप अपना डाटा जो है स्टोर करते हैं। इसमें सिंपल आपने क्या करना होता है, एक आपने डाटा टाइप देनी होती है, उसके साथ आपने अरे का नाम देना और फिर आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर वो वैल्यू डाल देनी जितनी एलिमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। बजाय ये कि हम इंटीजर नंबर 0, नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से अलग अलग जो हैं वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, ठीक है। तो ऑल अरे कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। हमें ये पता है कि जो अरे है जितनी उसकी लोकेशन है वो सारी की सारी एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होती हैं। द लोएस्ट एड्रेस कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट, द हाईएस्ट एड्रेस इज द लास्ट एलिमेंट। जैसे 0 इंडेक्स है ये आपका लोएस्ट एलिमेंट होगा, और अगर 99th इंडेक्स है तो इट मीन्स ये आपका हाईएस्ट इंडेक्स है, ठीक है। यह लास्ट एड्रेस है, लास्ट एलिमेंट है अरे का, ठीक है। डिक्लेयरिंग अरे, अब हम डिक्लेयर अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। टू डिक्लेयर एन अरे इन C++, द प्रोग्रामर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एन अरे एज फॉलोज। अगर हमने C++ अरे को डिक्लेयर करना है तो हमारे पास क्या है, हम टाइप ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस अरे को चाहिए हम वो बता देते हैं। जहाँ पे यहाँ पे टाइप आपने डाटा टाइप दे देनी, यहाँ पे आपने अरे का नाम दे देना, और सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका अरे का साइज देना, एंड पे आप सेमी कॉलन दे देंगे। यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इन सिंगल डायमेंशनल अरे। अब ये आपके पास सिंगल डायमेंशनल अरे है, ठीक है, आपकी लिस्ट है आपके पास, उसके लिए आप यूज़ करते हैं।
अब जैसे हमारे पास टेबल्स होते हैं या जिसमें हमारे पास रो कॉलम इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हम मैट्रिक्सेस जो बनाते हैं मैट्रिसेस, ठीक है, उसमें हमारे पास रो कॉलम इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द अरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 एंड टाइप कैन बी एनी वैलिड C++ डाटा टाइप, ठीक है। अरे साइज जो है वो आपके पास इंटीजर कांस्टेंट होगा, ठीक है, और वो 0 से ग्रेटर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव में वैल्यूज़ दें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में कोई इंडेक्स नहीं होता। उसके बाद आगे पास अरे की जो टाइप है वो आपके पास C++ की जो भी वैलिड डाटा टाइप्स आप रखना चाहते हैं, आप फ्लोट की डाटा टाइप, आप फ्लोट की अरे बनाना चाहते हैं, इंटीजर की, कैरेक्टर की, जिस भी टाइप की आप अरे बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर अ 10 एलिमेंट अरे कॉल्ड बैलेंस ऑफ टाइप डबल, यूज़ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपने 10 एलिमेंट्स की अरे जो है वो डिक्लेयर करनी है, ठीक है, तो आप जो हैं वो टाइप डबल मतलब बैलेंस, ठीक है, कि बैलेंस टाइप की आपने एक अरे बनानी बैलेंस के नाम से और डबल टाइप। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने अगर बैलेंस नाम की अरे बनानी है और उसमें हमने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स की अरे है, तो उसमें हमने साइज 10 दे दिया, यहाँ पे हमने उसकी डाटा टाइप दे दी है डबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम अपनी जो अरेज हैं वो डिक्लेयर करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन का हमें पता है कि इक्वल साइन, इक्वल के लेफ्ट पे आपके पास वो वेरिएबल होते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर करनी होती है आपने, और राइट साइड पे वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपने स्टोर करवानी होती हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब अरे को इनिशियलाइज करना है तो हमारे पास C++ अरे एलिमेंट इधर 1 by 1 और यूजिंग ए सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलोज, ठीक है। आप 1 by 1 यूज़ करें या सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे आप उसको कर लें, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब डबल आपने डाटा टाइप दी अरे की, आपने अरे का नाम लिखा और साइज़ दे दिया, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस आपने इज इक्वल टू के साइड पे जितनी वैल्यूज़ 5 देनी है, अब साइज़ 5 है तो हमने डबल टाइप की अरे में वो वैल्यू सारी इनिशियलाइज़ कर दी जो हमें चाहिए कि हम अपनी अरे के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, हमने डबल के थ्रू इनिशियलाइजेशन करी। द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बिटवीन ब्रेसेस, ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में ये लार्जर नहीं हो सकती जितनी आपने अरे के नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे साइज़ 5 डिक्लेयर किया तो आप यहाँ पे 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 6 नंबर दे दें, ठीक है। उसके बाद if you omit the size of array, an array just big enough to hold the initialization is created, therefore if you write, अगर आपने यहाँ पे कुछ साइज़ नहीं दिया हुआ तो आप फिर जितना मर्जी जो है वो एलिमेंट्स उसमें डिक्लेयर करेंगे वो उसका साइज़ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 5 वैल्यूज़ दी हैं, इसका मतलब है यहाँ पे अरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो एग्जैक्टली द सेम अरे एज यू डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है। इस तरह बैलेंस 4 इज इक्वल टू 50, आप इस तरह से सिंगल भी वैल्यूज़ जो हैं वो दे सकते हैं। अब स्टेटमेंट असाइन एलिमेंट नंबर 5th इन द अरे अ वैल्यू ऑफ 50। अब आपके पास 4th के 5 एलिमेंट के अरे है और इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 4 तक है, तो इसका मतलब है जो आपकी लास्ट लोकेशन है उसके ऊपर आपकी वैल्यू 50 पड़ी होगी अरे के अंदर, ठीक है। लास्ट एलिमेंट बिकॉज ऑल अरे हैव 0 एंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो बेस इंडेक्स, फॉलोइंग इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम अरे एज वी डिस्कस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये अरे है, इसकी 5 एलिमेंट्स हैं 0 से लेके इसका 4 इंडेक्स, और 4th पे देखें वैल्यू 50 पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अरे का नाम दें, ब्रैकेट के अंदर जिस इंडेक्स पे आपने जो वैल्यू डालनी है आप उस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो हेक्टिक काम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डाटा है तो फिर आप उसमें मतलब यही चीज़ करते रहेंगे, तो इसलिए जो है वो बहुत अच्छी अप्रोच ये नहीं मानी जाती, ठीक है। उसके बाद अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द अरे नेम। हमें पता है कि अरे नेम की इंडेक्सिंग जो हमने की होती है उसके थ्रू हम हर एलिमेंट को अरे के जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ द अरे। नेम के अरे के बाद जो है वो आप places the index of the element within square brackets after the name of the array। array के नाम के बाद जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है आप उसका स्क्वायर ब्रैकेट में वो दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल डबल सैलरी बैलेंस 9, द अबव स्टेटमेंट विल टेक 10th एलिमेंट फ्रॉम द array। अब वो क्या करेगा, 9th एलिमेंट जो है वो लास्ट इंडेक्स होगा, 10 एलिमेंट्स है तो 0 से 9 जो इंडेक्स है वो लास्ट एलिमेंट है, वो 10th एलिमेंट को लेगा और उसको सैलरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन करेगा,
ठीक है, विच विल यूज़ ऑल अबव मेंशन 3 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप उसमें 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं डिक्लेरेशन, असाइनमेंट या अरे को एक्सेस करने के। तो मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोड है जिसमें हमने जो है वो एक अरे ली है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। ये इंटीजर टाइप की अरे है। अरे का नाम हमने n रख दिया, सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू हमने दी है ब्रेसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वो हमने 10 दी है। ठीक है, इनिशियलाइज एलिमेंट्स ऑफ एन अरे n to 0। अब हमने इनिशियलाइज करना है तो एक तरीका है कि हम फॉर लूप लगाएं, i से 0 i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करें क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और कंडीशन लेस देन 10 तक, मतलब 0 से 9 तक आपकी लूप चल जाए और एलिमेंट्स जो हैं वो हर इंडेक्स पे एलिमेंट्स की वैल्यू जो हैं वो ऐड होती चली है। सेट एलिमेंट एलोकेशन i to i + 100। ठीक है, उसके बाद आप लूप से बाहर निकलें और सी आउट करवा दें। ठीक है, विड्थ जो है वो हमने 13 सेट करवानी है। ठीक है, बेसिकली क्या, और आउटपुट अरे को आउटपुट कराने के लिए भी ऑब्वियसली हमें फॉर लूप रिक्वायर होगी क्योंकि हमने हर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हम एक लूप सेट कर देते हैं j = 0, j <10, 0 से 9 इंडेक्स तक वो सारी की सारी अरे की वैल्यूज़ को रीड करती चली जाएगी। ठीक है, n ऑफ j की वैल्यू को रीड करती चली जाएगी और विड्थ उनकी 7 और 13 जो है वो सेट कर देगी। अब बेसिकली प्रोग्राम कर क्या रहा है, नीचे आउटपुट भी हम देख लेते हैं। दिस प्रोग्राम मेक यूज़ ऑफ सेट विद फंक्शन टू फॉर्मेट द आउटपुट। बेसिकली सेट विद फंक्शन का क्या मतलब है कि जो आपकी आउटपुट है वो आपको एक अच्छे तरीके से शो हो के आएगी। ठीक है, अच्छा, अब सेट विथ जो है वो एलिमेंट और वैल्यू, जो आपका टाइटल है एलिमेंट और वैल्यू के दरमियान में उसने 13 उसकी स्पेस दी हुई है। ठीक है, फिर जे जो एलिमेंट है, जो अरे के एलिमेंट्स आने हैं, वैल्यूज़ आनी है और यहाँ से अरे के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ आनी है, ये वैल्यूज़ और इनके दरमियान में उसने 13 और 7 का स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन द अबव कोड इज़ कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट, जब हमारा कोड कंपाइल होगा तो हमारे पास 0, 1, 2 जो इंडेक्सेस हैं उन पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, n ऑफ j जब आप कर लेते हैं तो उसका मतलब है n ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपके पास आएगी। अब इन वैल्यूज़ के दरमियान में भी जो स्पेस है, क्योंकि हमने यहाँ पर j से पहले स्पेस उसने इतना यहाँ से जो गैप रखा है वो उसने 7 रखा है। ठीक है, और j और जो हमारे वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स और वैल्यूज़ जो हैं जो कि j और n ऑफ j में आ रही हैं तो उसमें भी उन्हें 13 स्पेस सेट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 0 इंडेक्स पे 100 पड़ा, 1 पे इस तरह 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज़ रीड होके हमारे पास बग प्रोग्राम के थ्रू आ गई हैं। उसके बाद C++ में अरेज जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिटेल जो है हमें रिक्वायर होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि C++ प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर करने चाहिए। मल्टी डायमेंशनल अरे है, C++ मल्टी डायमेंशनल अरे को सपोर्ट करता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो मल्टी डायमेंशनल अरे की है वो 2 डायमेंशनल अरे है। फिर 3 डायमेंशनल एंड डायमेंशनल अरेज भी हमारे पास हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट ज़्यादा यूज़ की जाती है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल यूज़ की जाती है। पॉइंटर टू अरे ने क्या, यू कैन जनरेट अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे बाय सिंपली स्पेसिफाइंग द अरे नेम विदाउट एन इंडेक्स। उसमें क्या है, हमने जो है वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेटर स्टेजेस पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरे नाम के साथ जो है वो हम एक पॉइंटर लगा देते हैं जिससे हम एड्रेस के थ्रू वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अरेज को हम पासिंग फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, पास टू द फंक्शन अ पॉइंटर टू एन अरे बाय स्पेसिफाइंग द अरे नेम विदाउट एन इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन से अरे को रिटर्न भी करा सकते हैं। उसके बाद C++ जो डाटा स्ट्रक्चर हैं उसमें हमारे पास अलाउ यू टू डिफाइन वेरिएबल दैट कंबाइन सेवरल डाटा आइटम्स ऑफ सेम काइंड बट स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच अलाउ यू टू कंबाइन डाटा आइटम ऑफ डिफरेंट। अब C++ जो अरेज हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डाटा आइटम्स को भी हम जो है वो वेरिएबल्स को अरेज जो है हमारे पास वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हमने बहुत मल्टीपल टाइप के डाटा आइटम्स को कंबाइन करना है तो हम उनके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट काइंड के डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकें। स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक इन लाइब्रेरी, यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक। आपने अगर हमने बुक्स का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, तो अब टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का नाम देते रहते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर आपने उसके मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर का, क्योंकि आपकी यूजर चाहे डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर टैग इज़ ऑप्शनल। स्ट्रक्चर टैग ऑप्शनल है, अगर आप नाम ना भी दें
ठीक है। मेंबर डेफिनेशन नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन है, जैसे इंटीजर, आई, फ्लोट, आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर करने हैं बेसिकली, ठीक है, वेरिएबल वैलिड डेफिनेशन है। Structure definition before the final semicolon, you can specify one or more structure variable, but it is option here is the way you would declare the book structure. अब हमने यहाँ पे आपको करके भी बता दिया, हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिया, स्ट्रक्चर का नाम हमने बुक्स रख दिया, और यहाँ पे हमने जो मेंबर डेफिनेशन देनी है, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ये वो है। अभी हमने उसकी डाटा टाइप दे दी, हमने टाइटल का नाम दे दिया, हमें लेट्स से हमें 50 बुक्स जो हैं वो हमने यहाँ पे अरे यूज़ कर ली। इस तरह से आप सारे के सारे स्ट्रक्चर बुक जो हैं वो ये इसके मेंबर डेफिनेशन डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आप बुक्स एंड कॉलन एंड पे दे देते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स को स्ट्रक्चर के जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर मेंबर, जिसे हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं जी डॉट ऑपरेटर हमें जो है वो रिक्वायर है। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज पीरियड बिटवीन स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस। यू वुड यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, हमने ये स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट के नाम बुक के नाम से एक स्ट्रक्ट किया, अब ये हमारे पास मेंबर डेफिनेशन आ गई। हमने मेन में अब स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को कॉल करना, तो हमने स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट के नाम से बुक्स और बुक वन हमने डिक्लेयर कर दिया ऑफ टाइप बुक, कि इस स्ट्रक्चर का ये इस बुक ये जो वेरिएबल है इसकी जो टाइप है वो स्ट्रक्चर टाइप का ये वेरिएबल है। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए जिसके थ्रू हमने मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, ठीक है। तो बुक वन के लिए हमने बुक वन डॉट टाइटल कर लिया, जो हमने इसका ये ऑब्जेक्ट इसे कह लें, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल कह लें। डॉट के थ्रू हमने कॉल किया, इसको वैल्यू हमने दी है लर्न C++ प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है, टाइटल वेरिएबल के अंदर हमने स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा, हमने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करी है जिसमें वो टाइटल के अंदर ये बुक टाइटल कॉपी कर रहा है। उसके बाद ऑथर हमने दे दिया, इसी तरह हम बुक स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करें, सब्जेक्ट हमने दे दिया, ठीक है, वो ये बुक आईडी भी हमने असाइन कर दी। इस तरह बुक टू की स्पेसिफिकेशंस भी हमने इसी तरह दे दी, ठीक है। अब आपने बुक अगर प्रिंट कराने हैं इन्फॉर्मेशन तो आप सी आउट की स्टेटमेंट में सिंपल बुक वन के जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल उसके साथ डॉट और टाइटल लिख दें, डॉट ऑथर डॉट सब्जेक्ट डॉट बुक आईडी, तो यहाँ आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे शो होगी। तो इजी मतलब बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर्स को एज अ फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर सारी चीज़ें वही सेम होंगी। आप यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बाहर आप एक फंक्शन डिक्लेयर कर दें प्रिंट बुक के नाम से, जिसमें हमने स्ट्रक्ट बुक्स और बुक एक वेरिएबल जो है वो हमने पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपने प्रिंट बुक का फंक्शन कॉल कर लिया, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी। प्रिंट बुक का फंक्शन कॉल किया, उसमें आपने बुक वन की इन्फो जो है वो सिंपल, क्योंकि बुक वन की जो इन्फो है सारी उस बुक वन वेरिएबल के अंदर ऐड है, जो कि हमने स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट किया था, ठीक है। और इसी तरह हमने प्रिंट बुक में ये फंक्शन इस तरह से कॉल कर लिया। अगर आप प्रिंट बुक के फंक्शन को देखें, अब जहाँ पे हम प्रिंट बुक का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम उसको एक वेरिएबल पास कर रहे हैं बुक वन, जो कि बुक ले रही है, ठीक है। उसमें सारी बुक वन की इन्फॉर्मेशन वो प्रिंट कर देगी। इस तरह जब दूसरी बार प्रिंट बुक का फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट बुक के फंक्शन के अंदर जाएगी, उसमें जो बुक का फंक्शन है उसके थ्रू वो सारी बुक टू की इन्फॉर्मेशन ले लेगी। यहाँ पे बुक टाइटल, बुक डॉट ऑथर, बुक डॉट सब्जेक्ट, बुक डॉट आईडी, इस तरह से बुक वन जब कॉल होगा वो बुक वन की सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी, इसी तरह बुक टू की सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे देखें बुक वन की पहले सारी प्रिंट हुई, यहाँ पे बुक टू की प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप स्ट्रक्चर को एज पॉइंटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड्स, बुक स्ट्रक्चर का नाम, स्टैटिक और स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, आप उसका नाम दे देंगे। आप एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रक्चर टाइप का हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, इसके साथ हम बुक वन अगर वेरिएबल है तो उसके साथ एड्रेस साइन दे दें तो वो हमें हम स्ट्रक्चर एज एड्रेस वेरिएबल यूज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम पॉइंटर ये जो एरो है स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके साथ हम एरो और वो मेंबर का नाम दे देंगे, तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर भी बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंट बुक का जो फंक्शन था उसके अंदर हमने सिर्फ एड्रेस ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो प्रिंट बुक में जो बुक वेरिएबल एज अ
वेरिएबल पास हो रहा था जिसमें वैल्यू स्टोर होनी थी, जिसने रिसीव करनी थी वैल्यूज़ फंक्शन कॉलिंग पे, उसे हमने पॉइंटर साइन लगा दिया। और ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमने एड्रेस सेव करना है, तो फिर हमने प्रिंट बुक के अंदर यहाँ पे एड्रेस ले लिया। अब हम बुक के मेंबर फंक्शंस को कर रहे हैं, तो हम जब पॉइंटर के तौर पर उसको यूज़ करेंगे तो फिर हम पॉइंटर में एरो यूज़ करेंगे उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे ये एक स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद टाइप डिफाइन कीवर्ड, दिस इज एन ईजियर वे टू डिफाइन स्ट्रक्ट और यू कोड एलियास टाइप यू क्रिएट, ठीक है। एलियास जो हम क्रिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं टाइप डेफिनेशन आप बता दें, ठीक है, जो भी आप टाइप देंगे वो उसमें आ जाएगी। और फिर स्ट्रक्ट लग दिया और डिफरेंट आपने टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे बता दी। यू कैन यूज़ बुक डायरेक्टली टू डिफाइन वेरिएबल्स और बुक्स टाइप विदाउट यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली बुक्स भी लिख सकते हैं। बुक्स बुक 1 बुक 2 हमने दो वेरिएबल इसके बना लिए। यू कैन यूज़ टाइप डिफाइन कीवर्ड फॉर नॉन स्ट्रक्ट एज वेल एज फॉलोज। आप नॉन स्ट्रक्ट के लिए भी आप ये चीज़ टाइप डिफाइन यूज़ कर सकते हैं। टाइप डिफाइन, ठीक है, फिर आपने लॉन्ग, इंटीजर, स्टैटिक और फिर सामने हमने वेरिएबल दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास C++ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्लासेस क्या है? क्लास C++ प्रोग्रामिंग का मेन मकसद क्या है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो C लैंग्वेज के अंदर ऐड करें, ठीक है। Classes are the central feature of C++ that support object-oriented programming and are often called user-defined types. ये already discuss कर चुके हैं। Class is used to specify the form of an object and it combines data representation and method for manipulation that data into one neat package. The data and function with the class are called members of the class, ठीक है। क्लास डेफिनेशन क्या है, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, वही सेम बात। क्लास जो है वो हमारे पास क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम, और उसमें फिर क्लास में हमारे पास जो है वो पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स आ जाते हैं। पब्लिक वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्सेस एट्रीब्यूट ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास दैट फॉलो। पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम क्लास, जो पब्लिक मेंबर अगर होंगे क्लास के तो वो हम क्लास के कहीं से भी बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के स्कोप से बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई मेंबर ऑफ क्लास, आप क्लास के मेंबर्स को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हमने C++ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं तो class provide the blueprint for objects. So basically an object is created from a class. We declare objects of a class with exactly the same sort of declaration that we declare variables of basic type. Following statement declares two objects of classes box, ठीक है। box 1 box 2, declare box 1 of type box and declare box 2 of type box, ठीक है। अगर हमने डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो सेम वही हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट लगाएंगे और कॉल कर लेंगे। ये हमारे पास पब्लिक वेरिएबल्स हैं। इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास बॉक्स का, एक box 1 और box 2, ठीक है। अब हमने हाइट, लेंथ और ब्रेथ कॉल करनी है तो box 1 डॉट हाइट डॉट लेंथ डॉट ब्रेथ, ठीक है। इस तरह से हमने अपने मेंबर फंक्शंस को डॉट के थ्रू कॉल कर लिया। बेसिकली क्लासेस में हम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उनके थ्रू डॉट के थ्रू उनके जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हमने वॉल्यूम को फार्मूला कैलकुलेट करना है तो box 1 डॉट हाइट फिर इंटू box 1 डॉट लेंथ इंटू box 1 डॉट ब्रेथ, और हम वॉल्यूम जो है वो उसके थ्रू box 1 का वॉल्यूम प्रिंट कर लेंगे, जिस तरह box 2 का वॉल्यूम हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल। क्लास मेंबर फंक्शन क्या है? मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास इज अ फंक्शन दैट इज, मेंबर फंक्शन बेसिकली क्या है कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, प्रोटोटाइप होती है। क्लास डेफिनेशन के अंदर जैसे हम वेरिएबल्स की देते हैं। क्लास एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अगर हम पब्लिक प्राइवेट कीवर्ड नहीं भी लिखते तो मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास प्राइवेट ही ज्यूम किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है क्लास के अंदर, जो कि कब कॉल होता है जब अगर कोई भी क्लास में एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जो एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें आपके पास वो तब कॉल होता है जब आपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है या आप जब ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और पहले उस ऑब्जेक्ट को सेम क्लास के साथ इनिशियलाइज करता है, ठीक है। उसी सेम क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होता है उसी को वो दोबारा से क्रिएट कर देता है,
ठीक है। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन जो है वो आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स की क्लास को आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसमें फुल परमिशन होती है। इनलाइन फंक्शंस क्या हैं? Within a line function, the compiler tries to expand the code in the body of the function in place of call to the function। ठीक है, कंपाइलर जो है वो आपके पास फंक्शन की बॉडी के अंदर कोड जो है उसके आप किसी भी फंक्शन को कॉल करके एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस पॉइंटर के एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेशल पॉइंटर दिस विच पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये क्या करता है, ये अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा पॉइंट करता है। Pointer to C++ class is a pointer to class is done exactly the same way a pointer to structure is. In fact, a class is really just a structure with functions in it. Pointer to class क्या है, ये इसे exactly same वही चीज़ है जो कि pointer to a structure है। ठीक है। Static member of class क्या, both data member and function member of class can be declared as static। आप data member और function member दोनों को static जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आप फंक्शन डाटा मेंबर्स जो फंक्शन मेंबर्स को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास लैब टास्क है, इसमें आपने पहला प्रोग्राम क्या है, राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स की एक एरे लेनी है, उसमें आपने लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें आप C++ प्रोग्राम टू फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ एवरी element of given array of integer, ignore those element which have no greater element। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर है, एक एलिमेंट से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपने फाइंड करना है। अगर किसी एलिमेंट में ग्रेटर एलिमेंट नेक्स्ट नहीं होगा तो उसको आप इग्नोर करेंगे। फिर आपने यह करना है, क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट के नाम से, उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल नाम होगा, इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर होगा, रोल नंबर को वैल्यू साइन करनी है एज 2 एंड द नेम ऑफ जॉन। ठीक है, और आपने क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड एरिया। क्लास का नाम एरिया के नाम से क्रिएट करना है, उसके दो फंक्शन होंगे। फर्स्ट फंक्शन है सेट डिम टेक्स, जो कि लेंथ, और सेट डिम मीन सेट डायमेंशन, जो कि लेंथ और ब्रेड्थ लेगा रेक्टेंगल की पैरामीटर के तौर पर। सेकंड फंक्शन जो है वो गेट एरिया, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो आप यूज़र से लेंगे। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने अरेज डिस्कस किए, तो अरेज के हमने मल्टीपल जो है वो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के मेथड्स भी देखे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने और मज़ीद डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।